गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाया था। ये फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ, उसका कारण क्या था, वहाँ गणतंत्र कैसे स्थापना हुआ, उसके बाद क्रांति के बाद महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, निम्न वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको उससे आगे पढ़ाएंगे। एक बार हम रिकैप कर देते हैं जो कल पढ़ाए थे। तो देखिए, विश्व इतिहास के पढ़ने से हमें एक बेहतर समझ विकसित होता है, और वो समझ हमको, जब हम भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो वो समझ हमको भारत के इतिहास को जानने और समझने में बेहतर स्थिति प्रदान करेगा, और बेहतर पोजीशन पर हम होंगे। हर एक पहलू को, इतिहास के हर एक पहलू को जो भारत के इतिहास से रिलेटेड है, उसको हमको समझने में बहुत मददगार साबित होगा। तो इसीलिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, रूसी क्रांति हुआ और नासीवाद का उदय हुआ, उससे ये विश्व के प्रमुख घटना था, जिन्होंने पूरे विश्व को झकझोर दिया और एक नए पुनर्जागरण की ओर विश्व को लेकर बढ़ा। तो विश्व इतिहास पढ़ने से हमें यही फ़ायदा है। देखिए, इससे पहले विश्व इतिहास बीपीएससी के मेंस में था, वहाँ से फ्रांसीसी क्रांति से वहाँ से क्वेश्चन पूछा है और ढेरों क्वेश्चन पूछा है। लेकिन अब ऑप्शनल पेपर ख़त्म हो गया तो वहाँ से ख़त्म हो गया। अभी भी यूपीएससी में फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आपको मेंस में पूछता है। तो पिछले क्लास में हम देखे थे कि वहाँ पे 3 स्टेट था, 3 स्टेट में बटा था समाज। स्टेट मतलब सत्ता और हैसियत से, पावर से उसको समझा जाता था। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी। दूसरे स्टेट में कुलीन और सामंती आते थे। तीसरा में निम्न वर्ग आते थे जो गरीब मजदूर थे। तो 3 स्टेट था। अब देखिए, इस एक समाज 3 वर्ग में बटा था, और इसको ऐसे समझते हैं, और उस हर एक वर्ग का विचार अलग था। देखिए, ये 3 वर्ग था, समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था, और तीनों वर्ग को हम यहाँ पे समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये मान लीजिए 3 वर्ग में बटा हुआ है। ये पहला वर्ग था जो फिक्स था, इसका सब चीज़ फिक्स था, पादरी। दूसरा में हम मध्य वर्ग कह सकते हैं, और तीसरा निम्न वर्ग था। तो ये यहाँ पे समझने वाला चीज़ है कि देखिए, ये विचार को ग्रहण करिए, तब आपको आगे चैप्टर होगा ना, वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए, अब देखिए, ये मध्य वर्ग है और ये उच्च वर्ग है, समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे जैसे क्रांति होता है तो मध्य वर्ग वाला और उच्च वर्ग वाला थोड़ा मिल के एक मिश्रित वर्ग बनता है, और इसी तरह ये निम्न वर्ग और मध्य वर्ग मिलकर भी एक मिश्रित वर्ग बनता है। तो ये वर्ग आप समझिएगा, जैसे उच्च वर्ग का सब चीज़ फिक्स था, वो अगर स्नान करेगा तो पियर से ही करेगा, बैठेगा तो कुर्सी पर ही बैठेगा। मध्य वर्ग वाला पेंडुलम था, कभी इधर भी झुक जाता था, कभी इधर भी झुक जाता था। अगर इसको मान लीजिए स्नान करना है तो कभी लाइफ बॉय में मार लिया, पैसा नहीं हुआ तो लाइफ बॉय मार लिया, थोड़ा पैसा हुआ तो सोचता है कि पियर्स कैसा होता है, पियर्स लगा के देखते हैं, तो पियर्स से भी स्नान कर लिया। लेकिन ये निम्न वर्ग का भी फिक्स था, अगर ये कितनों पैसा हो जाएगा तो ये ज़मीन पर ही बैठता था, कुर्सी नहीं खरीदता था। मतलब इसका विचार अलग था, सबका विचार अलग था। तो जब तक आप विचार को नहीं समझिएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। देखिए, अब जब क्रांति होता है तो मध्य वर्ग वाला समझता है कि राजा हम बने, निम्न वर्ग वाला सोचता है कि राजा हम बने। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे निम्न वर्ग वाला, मध्य वर्ग वाला और निम्न वर्ग वाला में थोड़ा कंट्रोवर्सी होता है। इसमें बताया निम्न वर्ग वाला वही पैसा नहीं होता है, तो मध्य वर्ग वाला बोला कि कभी पैसा देखा है और राजा बनेगा, तो ये बात हुआ। तो निम्न वर्ग वाला और मध्य वर्ग वाला में टकराव चलता है। ये बेचारा तो 10% था, समझ गए ना? ये 10% था, ये क्या कर सकता था? तो यहीं पे कंट्रोवर्सी चालू होता है। अब देखिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यही तो हम कल का जितना चैप्टर था, कल जो पढ़ाए थे, उसका हम आपको रिकैप किए एक बार। अब हम आगे चलेंगे फ्रांसीसी क्रांति का कारण
क्रांति की शुरुआत, संवैधानिक राजतंत्र, गणतंत्र और आतंक का राज, ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को आगे ले चलते हैं। देखिए, अभी जो फ्रांस का राजा था वो बुर्बो वंश का था, और बुर्बो वंश ही अभी फ्रांस में राज कर रहा था। हम देखे थे कि जो लुई 14वां था वो फ्रांस में सर्वाधिक दिन तक राजा रहा, और वो उस समय फ्रांस में क्रांति नहीं हो रहा था। जब आपको लुई 16वां आता है तब वहाँ पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो जाता है, जो हम बताएं पिछला वीडियो में, और वहाँ से अब कर्ज हो गया तो कर्ज होना स्वाभाविक था। तो उसका निदान क्या है? तो उसका निदान टैक्स था, और टैक्स किससे लेंगे, कहाँ से लेंगे, वो हम आगे बताएंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पे आपको सामाजिक कारण बता चुके थे, उसके बाद राजनीतिक भी बता चुके थे, उसके बाद बौद्धिक और आर्थिक, जो अभी टैक्स की बात आया, तो वहाँ से हम आप अपने कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए यहाँ पे कुछ समझने वाला चीज़ है, हम आपको समझाते चल जाते हैं स्टोरी के माध्यम से भी, और जो हम नोट्स में लिखे हैं वो भी। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं था, ये समानता के लिए था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक मध्यवर्गीय क्रांति था और निम्न वर्ग भी इसमें शामिल हुआ। हम आगे बताएं जो डायग्राम पार्क है कि कैसे पेंडुलम था, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग ही कहीं क्रांति है। तो फ्रांसीसी क्रांति मूलतः मध्य वर्ग क्रांति था जिसमें निम्न वर्ग भी शामिल हुआ, और एक क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं, समानता के लिए था। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, हम आपको वर्ग बताएं, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसका था? तो निम्न वर्ग का था, और ये वर्ग अस्थायी था। और मध्य वर्ग था जो पेंडुलम था, कभी इधर झुक जाता था कभी इधर झुक जाता था, पेंडुलम की तरह हमेशा समाज में मध्य वर्ग होता है। और अभी भी फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन चल रहा है। उसके बाद चलते हैं, अब देखिए कुछ रूसो एक नाम का एक दार्शनिक हुआ, वो बोला कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है, रूसो बोला था। रूसो ने कॉमनवेल्थ थ्योरी दिया, यानी समानता और स्वतंत्रता की बात कही। कहा कि कोई भी हमारे देश में सब के लिए एक ही कानून है और एक ही सब स्वतंत्र रख सकता है और सब समान है, न कोई उच्च है न कोई निम्न है न कोई मध्य है। तो ये रूसो ने सिद्धांत दिया था। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू है एक, वो भी दार्शनिक था। उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया कि सिर्फ राजा में ही शक्ति नहीं होना चाहिए, राजा के शक्ति को विभाजन किया जाना चाहिए, यानी कार्यपाल का होना चाहिए, न्यायपाल का होना चाहिए, विधायक का होना चाहिए। तो ये मॉन्टेस्क्यू दिया था। उसके बाद क्रांति का शुरुआत देखिए, अब यहाँ से हम आपको मज़ा आएगा कक्षा में, वो पिछले वाला कक्षा था और उसको हम रिकैप कर रहे थे और बता रहे थे। अब देखिए, संवैधानिक राजतंत्र पहला चरण क्रांति का होता है, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र स्थापना हो जाता है, समझ गए। उसके बाद उग्र गणतंत्र आएगा, उसके बाद उदारवादी गणतंत्र आएगा, उसके बाद नेपोलियन साम्राज्य आएगा। तो अब यहाँ से देखिए, हम इस हर एक बिंदु पे चर्चा करेंगे, समझ गए। अब देखिए, संवैधानिक राजतंत्र कब से कब 1789 से 1792 तक चला। यहाँ कहने का मतलब हुआ कि कानून बनाएगा जनता और उसी के हिसाब से राजा अपना फैसला लेगा। तो देखिए, अब हम बोले थे कि लुई 16वां के समय 10 अरब कर्ज हो जाता है फ्रांस पर, तो उसका निदान कैसे होगा? टैक्स के माध्यम से होगा। अब क्रांति होगा तब राजा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो देखिए, संवैधानिक राजतंत्र में बताया गया कि क्रांति होगा तो राजा बना रहेगा, राजा को हटाया नहीं जाएगा। ये मध्य वर्ग और मध्य वर्ग और उच्च वर्ग ने सोचा कि राजा रहेगा, राजा हटेगा नहीं। और इसमें एक निम्न वर्ग वाला व्यक्ति होता है, रोबेस्पियर। उन्होंने फ्रांस में आतंक का राज मचा के रख दिया था, मतलब मत को एकदम आतंक के राज, जिसको चाहता था उसको मरवा देता था।
और वो रॉबस्पियर के बारे में हम आगे बताएंगे वो क्या था क्या नहीं था, अभी हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उसके बाद उदारवादी गणतंत्र आएगा, इसमें उदारवादी गणतंत्र आएगा, इसमें नेपोलियन आएगा, बोलेगा उदार वर्ग सभी को समान देगा, और जो आधा अब देखिए यहाँ तक आते उग्र होते होते तक सब शांत हो गया। जब उदारवादी गणतंत्र आया, इसमें नेपोलियन आया, तो फ्रांस में कुछ बचा नहीं था। इन्होंने बोला कि पूरा फ्रांस में समानता रहेगा, न कोई भेदभाव, कोई नहीं भेदभाव रहेगा। लेकिन फ्रांस के जो नज़दीक कंट्री था वहाँ अभी भी असमानता था। उन्होंने नेपोलियन को इनवाइट किया कि ज़रा हमारे देश में भी आइए, ये सब भी खड़ूसोल है, ये सब के भी शांत करिए, कोई नीच उच्च कर रहा है। तो फ्रांस सोचिए, उस समय नेपोलियन फ्रांस तो छोड़िए आधा यूरोप पर कब्जा कर लेता है और आधा यूरोप में समानता का वातावरण स्थापित करता है, वो था नेपोलियन। और आधा यूरोप पे कब्जा करने के बाद उसके बाद फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष कंट्री घोषित करता है, यानी सरकारी चीज़ में धर्म नहीं आएगा। समझिए, नेपोलियन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है फ्रांस को। अब यहाँ पे देखना है, उसके ऐते तक कानून के समझ सबको समानता कर दिया। और यही नेपोलियन था जो अब पहले समान सबको मिल रहा था, अब ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा देता है। 3 नारा देता है जो हमारे संविधान में भी इससे ग्रहण किया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये तीनों का जब नेपोलियन नारा देता है तो यहीं से राष्ट्रवाद का जन्म होता है। अब देखिए, आपको कहानी में ट्विस्ट आएगा। इससे पहले राष्ट्रवाद नहीं था, बोला कि जो हमारे देश का सभी नागरिक भाई हैं। अब यहाँ पे नेशनलिज्म आता है, राष्ट्रवाद आता है। अब देखिए, आपको जब जैसे हम आपको उदाहरण दे के समझाते हैं, जैसे अभी हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ सैनिक मारे जाते हैं तो हमें दुख होता है कि अरे हमारा भाई मर गया। तो उस समय यही कंसेप्ट, अगर वही सैनिक कोई अरब कतर में मारा जाता है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का उदय होता है, और उस राष्ट्रवाद को उदय करने में नेपोलियन का बहुत बड़ा भूमिका होता है। उन्होंने बोला एक देश के सभी नागरिक भाई हैं, और वहीं से राष्ट्रवाद का उदय होता है। और अभी देखते हैं, जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र फ्रांस को घोषित किया तो उस समय बताया गया कि सरकारी चीज़ में धर्म नहीं आएगा। तो अभी सुनते होंगे कि हिजाब पहन के स्कूल में फ्रांस में अभी भी जाने पर प्रतिबंध है, यानी वहाँ कोई धार्मिक चीज़ नहीं है। हाल ही में कार्टून्स पर विवाद हो गया था, किसी ने किसी को छुरा मार दिया, आप देख रहे होंगे। तो ये सब घटना अब हो रहा है, लेकिन ये सब पहले ही से ये फ्रांसीसी क्रांति का देन है कि वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये सब सरकारी चीज़ में धर्म नहीं आता है फ्रांस में। तो ये सब कहने का मतलब हुआ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस कहानी को ट्विस्ट लाने के लिए हम कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे हम नेपोलियन पे चर्चा कर रहे हैं, तो बोलता है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है, भारत का समुद्रगुप्त कौन है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे समुद्रगुप्त एक भारत में भी राजा हुआ करता था। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देता है कि पूछता है कि भारत का समुद्रगुप्त कौन। समुद्रगुप्त नेपोलियन को एक लेखक हैं, एक स्मिथ करके कोई हैं, जिन्होंने बताया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पे कहने का आशय सोचिए, हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। समुद्रगुप्त की कहानी है 319 ईसा पूर्व की कहानी है। अब देखिए, उसके बाद 319 में समुद्रगुप्त था, और नेपोलियन है 1814, जब वाटरलू का युद्ध हुआ था इस समय का। 1814 और 319, सोचिए 1400 साल का फ़र्क है। और सोचिए उस अंग्रेज इतिहासकार को दिमाग कितना था, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन घोषित किया, जबकि नेपोलियन उससे कितना बाद आया है। सबसे पहले समुद्रगुप्त आया है। अगर
इंटरव्यू ऐसा तरंग छेड़ता है, जो हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट रहता है उससे पूछता है, तो वहाँ पे आपको जवाब देना है कि स्मिथ एक पूर्वी सोच वाला दार्शनिक था। उन्होंने यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन है और कई मायने में समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी भारी विजेता रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि जैसे दोनों का कालक्रम अलग है, 1400 वर्ष का है, लेकिन कई मायने में समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी भारी विजेता रहा है। लेकिन यूरोपीय दार्शनिक ने ऐसा कह दिया है कि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन है, तो ऐसा हमारे दृष्टि में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे जवाब दीजिएगा तो उन पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये नहीं कि सीधे कह दिए तो वहाँ वैसे आपको एक मंझा हुआ इतिहास का स्टूडेंट नहीं समझा जाएगा। उसके बाद अब देखिए इसी समय बंगाल, अब देखिए जब राष्ट्रवाद का कंसेप्ट आया तो उस समय हमारे ऊपर इंग्लैंड का राज था, और जब अंग्रेज बंगाल जीत रहा था तो मैसूर वाला खुशी मना रहा था, जब पंजाब जीत रहा था तो बंगाल खुशी मना रहा था। तो किसी में तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना नेपोलियन ने उत्पन्न किया फ्रांसीसी क्रांति के समय। तो उस समय की कहानी है। तो उस समय हमारे यहाँ ऐसा एक इतिहासकार है जिन्होंने बताया था। अब देखिए एक कथन है कि नेपोलियन ने जो अंडा दिया उसी अंडा का चूजा नेपोलियन को परेशान करने लगा। समझ गए? अब कहने का मतलब है यहाँ अंडा से मतलब राष्ट्रवाद है, और उसी राष्ट्रवाद नेपोलियन को परेशान करने लगा। तो इतना था, हम आपको एक रिव्यू दिए कि हम आगे क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे उग्र गणतंत्र में नेतृत्व कौन कर रहा है, यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा है, तो यहाँ पर निम्न वर्ग और मध्य वर्ग कर रहा है। उग्र में कौन कर रहा है, निम्न वर्ग कर रहा है। उदार में कौन कर रहा है, तो उदार गणतंत्र में ये भी निम्न वर्ग कर रहा है। तो यहाँ देखना है कि कौन चरण में कौन नेतृत्व कर रहा है, ये हम आपको बताएं। 4 चरण हैं, ये चारों चरण को हम पढ़ेंगे। तो एक निम्न वर्गीय क्रांति है। अब देखिए जब लुई 16वां पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया तो उस समय क्या होता है। अब देखिए एक पार्लियामेंट था और एक स्टेट असेंबली था। पार्लियामेंट में 2 ही राजा बैठता था, समझ गए, और पादरी बैठता था, और निम्न वर्ग भी मध्य वर्ग भी जाता था, और यही दोनों यहाँ पे शराब शबाब चलता था और कुछ नहीं चलता था। अब देखिए जब टैक्स बढ़ा तो ये पार्लियामेंट में बैठक नहीं होकर स्टेट असेंबली में बैठक हुआ, और यहाँ तीनों प्रतिनिधित्व आते थे, पादरी, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, ये तीनों आता था। अब देखिए ये बैठक 175 साल बाद हो रहा है, समझिए। और ये बैठक कब से नहीं हुआ है, 1614 से बैठक नहीं हुआ है, समझिए। ये बैठक 1614 से नहीं हुआ है, और ये बैठक 1789 में होने जा रहा है। 5 मई 1789 को बैठक बुलाया जा। सभी एक्साइटमेंट थे कि हमको ये चीज़ मिलेगा, हमको वो चीज़ मिलेगा, हम उसको पे टैक्स लगाएंगे, हम उसको से टैक्स लेंगे, यही सब बात विचार चल रहा था। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशान था निम्न वर्ग, समझ गए। और यहाँ पे जो वोटिंग होता था वो संख्या वाइज नहीं होकर स्टेट वाइज होता था। हम बताएं कि 3 स्टेट में बटा हुआ था, तो संख्या कौन स्टेट में कितना संख्या है इसके आधार पे नहीं होता था, स्टेट वाइज होता था। अगर ये 2 स्टेट दे दिया वोटिंग तो उसी का बात माना जाएगा। तो हमेशा ये 2 स्टेट तो एक ही दिन होता था और एक राजा का वोट हो जाता था, इन लोग जीत जाता था, क्योंकि संख्या वाइज नहीं होता था। हालांकि संख्या में सबसे ज़्यादा निम्न स्टेट था। तो यहाँ पे समझने वाला चीज़ है। अब देखिए जो ये बैठक हुआ 5 मई 1789 को जो बैठक हुआ उसमें क्या होता है, तो देखिए निम्न वर्ग था जो 40,000 क्वेश्चन लेके जाता है, कहाँ, स्टेट असेंबली में, और वो 40,000 क्वेश्चन वहाँ पे
40,000 किसानों को समस्या लेकर जाता है कि हम ये बताएंगे कि सर देखिए ऐसे हो रहा है, राजा को बताएंगे ऐसे हो रहा है। तो टैक्स कैसे हम लोग सब साधारण लोग कैसे दे रहे हैं, तो ये बैठक में होना। और जब ये बैठक हुआ तो ऐसा इसमें बताया गया कि जो भी टैक्स लगेगा वो निम्न वर्ग ही इसको भरेगा। तो निम्न वर्ग की मांग यहाँ पे नहीं रखा गया और इन लोग नेशनल स्टेट असेंबली को बहिष्कार कर एक टेनिस कोर्ट मैदान था जहाँ राजा टेनिस खेलता था, वो टेनिस कोर्ट मैदान में जाता है और वहीं से बोलता है कि अब रूसों का बात चलेगा, हर व्यक्ति वोट देगा और सबको मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो अब इन लोग रूसों को बात को लेकर टेनिस कोर्ट में जाता है, वहाँ आंदोलन करता है और वहाँ पे इसका नेतृत्व करता है मीरा बायो और आबे सीए और मीरा बाओ। तो अब देखते हैं यहाँ, अब थोड़ा एक हम आपको स्टोरी बता दें, अब थोड़ा हम जो नोट्स है उस पर आते हैं। उग्र गणतंत्र का समर्थक कौन था? रॉबस्पियर था। यह नेतृत्व करेगा अब क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। एक ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। उसके बाद है स्वतंत्रता का मतलब सभी लोग स्वतंत्र तो हो उसमें, समानता का मतलब कानून के समझ सब समान हो, और बंधुता का मतलब एक देश के सभी लोग भाई हैं। यही नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। अब देखिए राष्ट्रवाद का बीजारोपण हो गया था। हम आपको कहानी के माध्यम से समझाएं कि नेपोलियन ने कैसे राष्ट्रवाद को बीजारोपण किया। नेपोलियन बताया, जिस अंडा को दिया उसी अंडा ने नेपोलियन को परेशान करने लगा। अंडा से यहाँ राष्ट्रवाद का तात्पर्य है। उसके बाद प्रथम चरण में आपको बताएं कि संवैधानिक राजतंत्र था। वहाँ पर लुई 16वां 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो चुका था। फ्रांस में 2 गो संस्था था, पार्लियामेंट। यहाँ पादरी और कुलीन के साथ राजा बैठते थे। ये हम आपको बताएं जनरल स्टेट जनरल में प्रतिनिधित्व सभा इसको बोला जाता था, जहाँ तीनों लोग बैठते थे। अब देखना है किसी तरह यदि राजा को टैक्स बढ़ाना होता था तो वो सीधे स्टेट जनरल की बैठक बुलाता था, और पिछले 175 साल से स्टेट जनरल का बैठक नहीं बुलाया गया था। लुई 16वां 175 साल के बाद 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का बैठक बुलाता है, और यह बैठक 1614 ईस्वी के बाद 5 मई 1789 को बुलाया जाता है, लगभग 175 साल बाद। और स्टेट जनरल के बैठक में क्या हुआ वो हम आपको बताएं कि पादरी वर्ग से 300 प्रतिनिधित्व पहुंचा, कुलीन वर्ग से भी 300 पहुंचा और सर्वसाधारण वर्ग से 600 प्रतिनिधित्व पहुंचा। लेकिन यहाँ पे हम बताएं क्या कि यहाँ पे संख्या वाइज नहीं होकर स्टेट वाइज वोटिंग हुआ, और जिससे नाराज होकर इस बैठक में यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं, सब चीज़ लिख दिए हैं जो हम स्टोरी के माध्यम से आप भी बोले, वो सारा स्टोरी के फॉर्म में इस नोट्स में लिखा हुआ है, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। आप लोग अभी तक ऐसा हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद इस बैठक में सामंत लोग अपने पूर्व अधिकारों को राजा के समक्ष मांगने का प्रयास किया। बोला कि पादरी एक टैक्स नामक कर लगाता था, और इससे वो राजा बोला कि ये आप कर नहीं अब लगा सकते हैं, और यही सब वहाँ पे बात हुआ। उसके बाद स्टेट जनरल में प्रथम में पादरी, द्वितीय में कुलीन, ये सब हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद है स्टेट जनरल की बैठक जब शुरू हुआ तो राजा स्टेट वाइज वोटिंग कराना शुरू किया। अब इसके कारण सर्वसाधारण वर्ग के लोगों क्रोधित होकर स्टेट जनरल की बैठक छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और आगे चलकर सर्वसाधारण लोग टेनिस कोर्ट मैदान में एकत्रित होते हैं, और वहाँ सभी नेशनल असेंबली बनाया, बट वो अपने आप नेशनल असेंबली बनाया, जिसका नेतृत्व मीरा वायो और आबे सीए किया। अब मीरा वायो और आबे सीए क्या किया वो हम आपको स्टोरी के माध्यम से बताते हैं। अब देखिए नेशनल असेंबली 20 जून 1789 को वहाँ बैठक हुआ कि सभी सदस्य 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पर आक्रमण किया। अब देखिए यहाँ पे
आपको कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। देखिए, जब ये वहाँ से असेंबली भंग कर दिया और मीराबाई और ओवैसी के नेतृत्व में, अब देखिए मीराबाई था जो कुलीन समाज परिवार से आता था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने में सहमति रखता था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया। ओवैसी मूलतः पादरी था। देखिए, दोनों ओवैसी और मीराबाई ये दोनों नेतृत्व कर रहा है और ये दोनों उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का है। समझिएगा यहाँ पे अब कैसे आंदोलन किस तरह मुड़ता है। और उसने तीसरे स्टेट उसने पादरी था, उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक एक पंपलेट निकालता है, और वो पंपलेट जब लोगों के पास पहुंचा तो वो बड़ा प्रारूप ले चुका था आंदोलन का, और पूरा फ्रांस आंदोलित हो उठता है। अब कड़ाके के ठंड के कारण वहाँ देखिए, अब हम चलते हैं सीधे अपने नोट्स पे आते हैं। तो बताएं कि वहाँ से भागकर कहाँ चल जाते हैं, टेनिस कोर्ट में, और यहाँ पर दोनों नेतृत्व करते हैं मीराबाई और ओवैसी। अब ये दोनों नेतृत्व, यहाँ के बाद बोला जाता है कि अब चलिए, और जो राजा का शक्ति है एक जेल था, समझ गए, वास्तिल, तो वास्तिल को जेल को ही हम लोग तोड़ देते हैं। वास्तिल के जेल में क्या होता था, जो राजा सबसे कड़ा सजा देता था वो अपराधी को वास्तिल के जेल में रखा जाता था। वो राजा के निरंकुशता का प्रतीक था। यानी जब हम राजा के निरंकुशता को ख़त्म कर देंगे तो राजा का पावर कम जाएगा। तो सारे जाते हैं और वास्तिल के जेल पे आक्रमण कर देते हैं, और जितना भी जेल में था कैदी वो सबको छुड़ा देते हैं और सबको आज़ाद कर देते हैं। अब वास्तिल का किला राजा का निरंकुशता का प्रतीक था, जिसको ख़त्म कर देता है। अब 14 जुलाई 1789 को वास्तिल के किले पतन होने के बाद पूरे फ्रांस में सर्वसाधारण वर्ग द्वारा 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। समझ गए, 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता। अब लोग बास्तिल के जेल को तोड़कर कहाँ चलते हैं, राजा के पास जाते हैं, और उच्च वर्ग और मध्य वर्ग मिलकर दोनों एक संविधान बनाता है। राजा को बोला कि आप राजा रहिएगा, लेकिन एक संविधान होना चाहिए, और वो संविधान बनाता है उच्च वर्ग और मध्य वर्ग मिलके, और उसी के अनुसार आप शासन करिएगा। मध्य वर्ग, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मध्य वर्ग की चालाकी क्या होता है। अब देखो किस तरह से निम्न वर्ग को सोचेगा मध्य वर्ग कि अगर निम्न वर्ग का हावी हो जाएगा संविधान पे तो हमारा प्रभाव कम जाएगा। अब यहाँ पे तोड़ जोड़ का अथी चलता है। अब देखिए कैसे संवैधानिक राजतंत्र बनता है। तो यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे देखिए अब कैसे संविधान बनेगा, उसके अनुसार ही राजा शासन करेगा, ये मध्य वर्ग और निम्न वर्ग बोला। तो देखिए संविधान में क्या हुआ। अब संविधान देखिए, जब कितना डेट बोले, 14 जुलाई 1789 को राजा के पास चलो का नारा दिया गया, और उच्च वर्ग और मध्य वर्ग ने मिलकर एक संविधान बनाया। उसमें निम्न वर्ग भी था। निम्न वर्ग, अब वहाँ से निम्न वर्ग को कैसे हटाया जाए, ये मध्य वर्ग वाला सोचने लगा। अब देखिए 4 अगस्त 1789 को सदस्य, अब बताया कि अब संविधान जब बनेगा तो उसमें वोटिंग कौन करेगा, संविधान बनाने के लिए वोटिंग। तो उसमें नागरिक को 2 भाग में बांट दिया। यहाँ पे चला के देखिए, नागरिक को 2 भाग में बांट दिया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। अब देखिए सक्रिय नागरिक में कौन था, सक्रिय नागरिक में वो आता था जिसका उम्र 25 साल हो और पुरुष हो और 3 दिन टैक्स देता हो, सप्ताह में 3 दिन टैक्स देता हो। ये 3 गो नियम था। अब देखिए निम्न वर्ग वाला तो टैक्स देता नहीं था, इसको निष्क्रिय नागरिक बोल दिया कि तुम लोग वोटिंग क्या करेगा, तुम लोग निष्क्रिय है, तुम लोग टैक्स नहीं देता था। इसी में 1-2 को टैक्स देता था, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसको संविधान बनाने में हटा दिया। तो यहाँ पे महिलाओं को भी नहीं रखा गया। अब देखिए, अब मध्य वर्ग वाला यहाँ पे बता दिया कि अब जो
पादरी है वो कोई धार्मिक कर टैक्स नहीं लेगा, सब लोग यहाँ समान हैं। समझिए। नवंबर 1789 में चर्च की संपत्ति को जब्त कर लेता है और चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया और एक सदनीय विधान सभा की स्थापना होता है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं और समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति के प्रथम चरण संवैधानिक, जिसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होता है। लुई 16वां की हत्या करने का प्रयास नहीं था, बल्कि उसी को निरंतर राजा बनाकर रखने का प्रयास था और नेशनल असेंबली की स्थापना किया जाना था। अब नेशनल असेंबली यानी संविधान सभा हम पढ़ा चुके हैं। संविधान सभा 4 अगस्त 1789 को इसका चुनाव होता है। चुनाव में भाग कौन लेगा? तो यहाँ के नागरिक लेगा। अब नागरिक में कौन लेगा? सक्रिय नागरिक लेगा कि निष्क्रिय नागरिक लेगा? तो भाग यहाँ पर सक्रिय नागरिक लेगा जो मध्य वर्ग से संबंधित था। अब पूरी तरह मध्य वर्ग राजा को अपने नियंत्रण में करने के लिए सोच रहा है। यहाँ पे समझिएगा कहानी कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये था और यहाँ से क्या क्या क्राइटेरिया था वो हम बता दिए। उसके बाद आगे चलते हैं। नेशनल असेंबली द्वारा समानता लाने का प्रयास किया गया। टैक्स नामक कर जो पहले लगाता था कौन? पादरी, उसको ख़त्म कर दिया गया और नवंबर 1789 में यह घोषणा किया गया कि चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। अब 1791 में संविधान पारित हो जाता है। संविधान पारित हो गया। अब सक्रिय लोग के द्वारा न्यायाधीश का चुनाव होने लगा। और अब यहाँ पे देखिए न्यायाधीश का, अब यहाँ पे जैसे ये न्यायपालिका हो गया, ये कार्यपालिका हो गया, ये विधायिका हो गया। अब देखिए यहाँ पे NCERT में आप जाइएगा, वहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताया हुआ है। सक्रिय नागरिक वोट करेगा और सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक वोट नहीं करेगा। सक्रिय नागरिक क्या था? जिसको मताधिकार प्राप्त लोग थे, उनकी जनसंख्या 2.8 करोड़ थी और 40 उसके बाद लगभग 40 लाख लोग उनके पास वोटिंग के लिए अवेलेबल थे। उसके बाद निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं था। इसको 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चे, 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अब देखिए वोट दिया कौन? सक्रिय नागरिक वोट दे के न्यायाधीश को चुनेगा। फिर ये वोट दे के किसको? विधायिका को बनाएगा। यहाँ पे निर्वाचक मंडल बनेगा, यहाँ पे नेशनल असेंबली बनेगा और ये नेशनल असेंबली विधायिका को चुनेगा और ये विधायिका राजा पे नियंत्रण स्थापित करेगा। तो देखिए, और फिर मंत्री बनेगा। मंत्री पर भी किसका नियंत्रण रहेगा? तो विधायिका का। और विधायिका को वोट कौन दिया है? तो मध्य वर्ग। तो पूरी तरह से फ्रांस का सत्ता मध्य वर्ग के कब्जे में आ जाता है। सोचिए कहाँ से आंदोलन चला, कहाँ पहुँच रहा है। आप लोग ढेर कहते थे कि सर फ्रांसीसी क्रांति समझ ही में ना आ रहा है, कब रोबेस्पियर आ रहा है, कब मेरा तो आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब नेपोलियन आ रहा है। तो हम आपको एक सटीक वे में समझाने की कोशिश की कि कब कौन आया और कैसे आया और कैसे सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या चालें चली। उसके बाद देखिए मानवाधिकार, उस समय मानवाधिकार आयोग बन चुका था। उसमें बोला गया व्यक्ति का अधिकार समान हो, स्वतंत्र एवं आशय दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाने से है, समान इच्छा कानून हो सबके लिए, कानून में सब बराबर हो, ये सब बताया गया। अब देखिए मताधिकार के नियम क्या था वो हम आपको बता दिए। अब यहाँ से एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना हो गया। अब देखिए फ्रांस का दूसरा चरण में क्या होता है, ये और इंटरेस्टिंग है, तो इसको में हमको देखना है। देखिए दूसरा चरण में क्या हुआ, उग्र गणतंत्र आया और हम बताएं कि जैसा एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना हो चुका है, अब एक सदनीय विधानमंडल मध्य वर्ग और रेडिकल वर्ग, दो वर्ग में समाज को बांट दिया। अब मध्य वर्ग और रेडिकल वर्ग जो वैसे वर्ग थे जो परिवर्तन होना चाहते थे, समझिए, और मध्य वर्ग था रेडिकल मध्य वर्ग, इसका प्रिंसो नेतृत्व करता है और रेडिकल वर्ग को जैकोबियन वर्ग भी कहा जाता है, जिसमें भारी गरीब गुरबा, इसमें तिहाड़ी मजदूर आते थे और इसका नेतृत्व रोबेस्पियर किया। रोबेस्पियर ने ही फ्रांस में
क्या मचा रखा था? आतंक का शासन। तो अब देखिए कहानी कहाँ जा रहा है, आतंक के राज आ रहा है। तो क्या कहाँ से कहाँ हो गया, अब देखिए आगे चलते हैं। परिवर्तन वर्ग, आप देखिए यहाँ पर रेडिकल वर्ग में दो तरह की पार्टियाँ था। अब एक था जीरांदास्ताओ दल और एक था जैकोबियन दल, जिसका सदस्य हमारे टीपू सुल्तान भी हुए थे। तो देखिए अब हम इसको जोड़ के देखते हैं, भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास में क्या हो रहा है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब वहाँ पे देखिएगा, एक आपको क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाया? भारत का कौन सा राजा जैकोबियन दल के सदस्यता लिया? तो उस समय टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे और उन्होंने देखा कि वहाँ गरीबों का राज आ रहा है, इस पर खुशी हुए और खुशी होकर वो इन्होंने फ्रांस में स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगवाते हैं। उसके बाद इसका सहयोगी कौन था? तो रॉबस्पियर का सहयोगी दाते और हर्बर्ट था। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसो जो मध्य वर्ग का नेतृत्व कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर हम बता दिए कि जैकोबियन दल में कौन कौन आता था? भारी गरीब लोग, मजदूर वर्ग, तिहाड़ी मजदूर जो बोलता है, जो डेली कमाता और खाता है, तिहाड़ी मजदूर उसको बोलते हैं। जैसे काम किया फिर शाम में जाएगा मालिक पैसा, तो पैसा नहीं है तो पैसा नहीं दीजिएगा तो खाएंगे क्या? यानी डेली जो कमाता है और डेली खाता है उसको तिहाड़ी मजदूर कहते हैं, दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। अब देखिए उसके बाद भारतीय राजा टीपू सुल्तान ने भी इसका सदस्य ग्रहण किया। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। अब ऑस्ट्रिया और पर्सा 1792 में युद्ध की घोषणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे कहानी कैसे बदल रहा है। अब देखिए एक सदनीय गणतंत्र की भी स्थापना हो जाता है। उसके बाद दूसरा चरण में बोले कि दो चरण में बट गया समाज, मध्य वर्ग और रेडिकल वर्ग। रेडिकल वर्ग जो चेंजेबल था, वो चेंज होना चाहता था, उसमें कौन आता था ये हम आपको बता दिए। और उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे अब राजा परेशान हो चुका था मध्य वर्ग और निम्न वर्ग से, तो उन्होंने अपने पड़ोसी कंट्री था, एक पर्सिया था और ऑस्ट्रिया था, यहाँ से उन्होंने मदद मांगा कि ज़रा तुम लोग अपना सेना भेजो, तो ये दो गो रॉबस्पियर और प्रिंसो, ये दोनों का मियाज बढ़ गया है, दोनों को शांत करते हैं। तो ये दोनों ने सीधे कानून बनवाया विधानसभा से। इसका सब चीज़ तो मध्य वर्ग के हाथ में था। विधानसभा से एक कानून पारित किया कि हमें आशंका हो रहा है कि ऑस्ट्रिया और पर्सा हम पर आक्रमण करेगा, तो आक्रमण करने से पहले ही हम उन पर युद्ध की घोषणा करते हैं। और तुरंत राजा के पास ले गया पत्र को और साइन कराया, और वहाँ ऑस्ट्रिया और पर्सा पर 1792 में युद्ध की घोषणा कर देता है। सभी लोग जितना भी, आप देखिए वहाँ यहाँ सेना है, वहाँ सेना है और यहाँ जनता है, जितना भी जनता था सभी लोग फ्रांस के मार्सिले, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है, उसको गाते हुए युद्ध में भीड़ लगा दिए। और मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गान था, जैसे भारत का जनगण है ना, उसी तरह से वहाँ मार्सिले उसका राष्ट्रीय गान था, जिसका रचयिता रॉजेट दी क्या है लाइल, इनके रचयिता थे। अब देखिए 10 अगस्त 1792 में वहाँ युद्ध की घोषणा हो जाता है। उसके बाद राजा को 10 अगस्त 1792 को राजा को बंदी बना दिया जाता है, और राजा को बंदी बना लिया गया। और अब देखिए प्रिंसो और रॉबस्पियर बचता है। नए संविधान में कानून बनाकर 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को वोटिंग देने का अधिकार दिया गया। अब यहाँ पर अब 21 वर्ष जो अभी भारत में अब 18 वर्ष हो गया। उसके बाद देखिए अब है नेशनल असेंबली का नाम बदल दिया गया और कन्वेंशन हॉल किया गया। अब देखिए 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र की घोषणा हो जाता है, और राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र के घोषणा हो जाता है, क्योंकि राजा को बंदी बना लिया गया। अब यहाँ कोई राजा नहीं रहेगा, गणतंत्र हो गया। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये सारे चीज़ ख़त्म हो गया। तब प्रिंसो बोला कि अब सब चीज़ ख़त्म हो गया, तो हम लोगों को अब फ्रांस के विकास पे बात करना चाहिए, कैसे विकास हो। तो रॉबस्पियर कहा कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और कुछ करना है फ्रांस में।
तो रॉबस्पियर ने प्रिंसो को मरवा देता है कि रहेगा तो खटपट करेगा, इससे अच्छा इसको मरवा दो। जब रॉबस्पियर मर गया तो दाते और हर्बर्ट जब प्रिंसो को मरवा दिया रॉबस्पियर, तो दाते और हर्बर्ट था जो इन लोगों का सलाह का अथी था, मानने वाला था, तो दातो और हर्बर्ट ने कहा रॉबस्पियर कि हम भी तुम्हारे साथ है। तो फिर ये दोनों को मरवा दिया कि ये दोनों रहेगा तो और मामला बिगड़ा गया, ये दोनों क्या बोलेगा, कुछ बोलेगा, हमको और काम नहीं करने देगा, तो ये दोनों को ही मरवा दिया। अब पूरी फ्रांस में रॉबस्पियर एक आतंक का शासन बना चुका, जिसको पावे उसको मरवा दे, गरीब को चाहे उसको भी मरवा दे। रॉबस्पियर एक पादरी था, समझ सकते हैं इससे आप। उसके बाद जब गरीब लोग ने फिर रॉबस्पियर को मरवा देता है, कैसे रॉबस्पियर को वहाँ मरवा देता है, तो रॉबस्पियर को हत्या कर दिया गया। अपने सहयोगी रॉबर्ट और हर्बर्ट, हम बताएं कि रॉबस्पियर था जो दाते और हर्बर्ट को भी मार देता है। इस प्रकार रॉबस्पियर फ्रांस में आतंक का राज कायम कर चुका। 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के राजा लुई 16वां को बोलता है कि अभी और बाकी है। लुई 16वां को गिलोटीन चढ़ा देता है। गिलोटीन क्या है वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। गिलोटीन एक 70-80 मन का एक तलवार होता था, जिसके नीचे किसी को गर्दन रख दिया जाता था जो अपराध करता था, और उससे ऊपर से उसको गिराया जाता था, गर्दन और शरीर अलग हो जाता था। वो एक ऐसा मशीन था, और उसी मशीन के नीचे ले जाके किसको, लुई 16वां को रॉबस्पियर करवा दिया। और उसके बाद उनके एक रानी थी मिसेज खर्चालू, उसको भी कहा कि इसको भी काट दो, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद पूरा फ्रांस में रॉबस्पियर का आतंक आ गया, और एक समय ऐसा आया कि फिर जितना भी जनता था वो रॉबस्पियर को ही ख़त्म कर दिया, समझ गए। तो आज इतना ही आज था, वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। तो आज जो हम पढ़ाएं वो समझ में आपको आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर से 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब जब रॉबस्पियर मर जाता है तो फ्रांस में क्या होगा, कैसे फ्रांस फिर आगे बढ़ेगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।